कि अल्फा बीटा फिजिकल स्पेस के एलिमेंट्स नहीं, तो फिर ये कौन सा स्पेस का एलिमेंट्स है? इंटरनल क्वांटम नंबर्स को करस्पॉन्ड करेंगे। आज हम ये प्रूफ करेंगे कि ये अल्फ़ा बीटा हैं क्या। गिवन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। हम ये मान चुके थे कि अल्फ़ा मैट्रिसेस हैं, किस तरह के मैट्रिसेस हैं वो उनको फिर हम देखेंगे। और कोई चलें, शाबाश, कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है? कल क्या कहा था वो मैं भूल गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो मैं बता, आज वो आप यही सवाल आज मैंने कहा था वो इंटरनल क्वांटम नंबर्स के में, हाँ स्पिन से रिलेट होंगे। आज देखिएगा वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा जी और किसी का कोई सवाल हो प्लीज़? नहीं, ओहो, चल कोई बात। लेट्स हम वहीं से मैं चंद एक इक्वेशंस लिखता हूँ जिनकी ज़रूरत थी, और बाकी फिर बाद में देखेंगे। आपको याद हो तो हमने लिखा था कि आयोटा एच बार पार्शल साई ओवर पार्शल टी इज इक्वल टू एच बार सी ओवर आयोटा अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई साई प्लस बी टाइम सी स्क्वेड। ठीक है, साई प्लस, और मैंने कहा था कि ये हमें इस तरह लगता है कि रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, आयोटा एच बार ओवर सी डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू अल्फा डॉट पी, क्योंकि एच बार ओवर आयोटा डी बाई डी एक्स जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर बनता है, प्लस बीटा एम सी टाइम्स आई। तो अब आप ये देख सकते हैं कि सी टी जो है वो एक्स ज़ीरो होता है, और इसमें 3 वेक्टर आता है, यानी डेल आता है, तो इसमें स्पेस और टाइम बराबरी पे आ रहे थे, लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मैक्सवेल्स की इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक थी। फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इसके ऊपर एक दफ़ा और आयोटा एच बार डी बाई डी टी लगाएंगे हम। तो हमने कहा था कि ठीक है, हम ये करते हैं कि आयोटा एच बार डी बाई डी टी एक दफ़ा फिर लगाते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर यही चीज़ दोबारा लग जाएगी एक दफ़ा। तो हमने कहा था इधर क्या आ जाएगा, एच बार सी ओवर आयोटा अल्फा आई अल्फा डॉट पी नहीं, अल्फा डॉट पी नहीं बल्कि एच बार सी ओवर आयोटा अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई साई प्लस बीटा एम सी स्क्वेड साई। इसके ऊपर मैंने क्या लगाया था, मैं सॉरी बार बार गलत लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, मुझे एक दफ़ा पूरा ही लिख लेने दें। तो आई कैन राइट इट एज एच बार सी ओवर आयोटा अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई प्लस बीटा एम सी स्क्वेड इंटू आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी। तो वापस आयोटा एच बार डी सी साई बाई डी टी की जगह मैंने दोबारा यही लिखना है, स्क्वायर करना है। कुछ रिलेशंस आ गए थे हमारे पास,
एक ख़ास बात ये थी कि हमने कहा था कि साई जो है ना वो एक अब नंबर नहीं है बल्कि एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसके कई एलिमेंट्स हैं, साई 1 2 अप टू सो ऑन। और हमने कहा था इसका हर कंपोनेंट जो है ना वो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा मैट्रिसेस थे। हमने इनकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ कल देखी थी। हमने ये देखा था कि एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे प्लस अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आई जे। और क्या थी? और थी अल्फ़ा आई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा आई 0 के बराबर था। और क्या प्रॉपर्टी थी, कोई याद है किसी को? बीटा स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बीटा स्क्वेयर्ड 1 था। और हमने एक चीज़ कही थी, हमने कहा था कि चूंकि एच जो है वो हर्मिशन है, लिहाजा अल्फ़ा आई का डैगर भी अल्फ़ा आई के बराबर होगा और बीटा का डैगर भी बीटा के बराबर होगा। इसका मतलब है जो भी मैट्रिसेस हैं किसी फिजिकल चीज़ को करस्पॉन्ड करते हैं, इवन दो किसी फिजिकल स्पेस के वेक्टर्स नहीं भी हैं। तो अच्छा, अगर आप इसी प्रॉपर्टी से देखें ना, अगर आप आई को 1 कहें और जे को भी 1 कहें तो क्या होगा? ये अल्फ़ा 1 स्क्वेयर्ड प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वेयर्ड अल्फ़ा 1 स्क्वेयर्ड, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा, किसी भी अल्फ़ा का मैं स्क्वेयर करूं तो उसका भी आंसर जो है वो 1 होगा। अच्छा, अगर किसी मैट्रिसेस का स्क्वेयर 1 है तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी अगर आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो प्लस माइनस 1 होंगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज इज द आइगन वैल्यूज ऑफ the eigenvalues of alpha I squared, alpha I and beta are, अच्छा, ये जो आइगन वैल्यू इक्वल होती है ना प्लस माइनस, ये ट्रेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आइगन वैल्यूज का सम हो जाता है। वो जितनी पॉजिटिव वैल्यू हो उतनी नेगेटिव वैल्यू हो तो ट्रेस 0 हो जाता है ऐसे मैट्रिसेस का लीनियर अलजेब्रा में। यहाँ पर भी हम देखेंगे ट्रेस क्या बनता है, थोड़ी देर में कैलकुलेट करते हैं। तो आज अभी तक जो मैंने नई चीज़ लिखी है वो सिर्फ ये लिखी है कि अल्फ़ा आई स्क्वेयर्ड और बीटा आई स्क्वेयर्ड, अल्फ़ा आई और बीटा आई की जो आइगन वैल्यू हैं वो प्लस माइनस 1 है। यहाँ तक ये मैंने कल का जो लेक्चर था उसको रीकैप करा दिया। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, प्लीज़। नहीं है? अच्छा चले, एक प्रॉपर्टी ये जो थी ना, ये वाली, इसको थोड़ा सा देखें ज़रा। मैं लिख सकता हूं ना अल्फ़ा आई बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अल्फ़ा आई, लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मैं इसको बाईं तरफ बीटा से ज़रब दे दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? बीटा अल्फ़ा आई बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वेयर्ड अल्फ़ा आई। लेकिन बीटा स्क्वेयर्ड किसके बराबर है? 1 के। सो दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा आई। अभी भी ठीक लिखा? तो गलती तो नहीं की लिखने में, क्योंकि बीटा स्क्वेयर्ड 1 है ना, मैंने बाईं तरफ बीटा से ज़रब दे दिया। मैट्रिसेस को ज़रब देना तो ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये देखें ना, अगर ये मैट्रिसेस थे तो इसका मतलब है ये बराबर नहीं थे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा, यानी ये कम्यूट नहीं करते थे मैट्रिसेस, बल्कि एंटी कम्यूट करते थे। आगे पीछे करने से माइनस साइन आ जाता है। कम्यूट में आगे पीछे करने से अगर दूसरी तरफ लेके जाएं, अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट करते हों तो वो ऑर्डर स्विच करने से उनके एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम साइन आता है, और अगर डिफरेंट साइन आता है राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि वो एंटी कम्यूट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका ट्रेस ले लूँ तो क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? सो ट्रेस ऑफ बीटा अल्फ़ा आई बीटा इज इक्वल टू, चलें, माइनस ट्रेस ऑफ
अल्फा आई, कोई बात नहीं, खैर ये क्या हो जाएगा, ट्रेस तो साइकिल करता है ना, आखिर वाले को उठा के फिर पहले ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बीटा स्क्वेर्ड अल्फा आई इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ अल्फा आई। बीटा स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ट्रेस में ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो बराबर होता है ट्रेस ऑफ बी और ए के। साइक्लिक होता है, आखिर वाले को उठा के बस साइकिल में लेके जाना है, स्विच नहीं करना, इस तरह करके राउंड राउंड में लेके जाना चीज़ों को, पहले एक को लेके जाएंगे फिर दूसरे को, जो इधर आखिर वाला है वो उधर पहला बनेगा हर दफ़ा। अच्छा ये किसके बराबर है फिर, 1 के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। जितनी मर्जी मजबूरी हो ना 2 0 नहीं होगा, ठीक है ना। सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चाहे पार्टिकल फिजिक्स हो या कुछ भी हो ना, उसमें ये नहीं कि हम यहाँ जो मर्जी करते रहें। इसका मतलब है सिर्फ ट्रेस ऑफ अल्फा आई ही 0 है। सो आई कैन राइट ट्रेस ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है दी अल्फाज आर ट्रेसलेस मैट्रिसेस। अब आपको पता चला ट्रेसलेस मैट्रिसेस का ताल्लुक आइगन वैल्यूज़, जितनी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ हैं उतनी नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ हैं, जब उनको ऐड करते हैं तो जवाब 0 आता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट द ट्रेस ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल ठीक है। हमें देखिए हमें पता चल रहा है अल्फा आई वगैरह के बारे में एक एक करके प्रॉपर्टीज़ के, स्क्वायर 1 है, हर्मिशन हैं, ट्रेसलेस हैं। आखिरी चीज़ रहेगी जो कि नंबर कितने डायमेंशन का वेक्टर है ये, हालांकि हमें पता है यहाँ से भी पता है हमें, लेकिन चलें, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि साई कितने डायमेंशन का वेक्टर है, मैंने कहा साई एक कॉलम वेक्टर है, जितने का भी है मुझे नहीं पता। मैं अब क्या करूँगा, वो मिनिमल वेक्टर डायमेंशंस फाइंड करूँगा इन अल्फाज की जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होना चाहिए कम से कम जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं फिर चलें। मुझे पता है मैट्रिसेस की एक और प्रॉपर्टी भी है, वो भी मैं यहीं से निकाल सकता हूँ। आपको पता है ना ये इस प्रॉपर्टी का किस किस को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर कोई से 2 मैट्रिसेस हों ए और बी तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, 2 वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लें, फर्क नहीं पड़ता। यही प्रॉपर्टी मैं यहां लगाऊंगा, यहां पर इस पे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा आई बीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बीटा अल्फा आई। पर आपको पता है ना अगर कोई चीज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, ये बात पता है ना आपको। इसका मतलब है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा आई डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा आई। क्यों मैंने लिखा -1 टू द पावर n, जब एक चीज मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो उतने में से कॉमन आएगी बाहर, जितने बाई जितने का मैट्रिक्स होगा डिटर्मिनेंट में हर ए के साथ वो माइनस साइन लगेगा तो बाहर -1 टू द पावर n आएगा। अच्छा डिटर्मिनेंट तो नंबर होते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज n should be even number. n should be even number other than 0। यह लिखना जरूरी था, 0 नहीं हो सकता था। क्यों, अगर 0 होता तो इसका मतलब है इन मैट्रिसेस की कोई डायमेंशन ही ना होती, तो 0 नहीं है। 0 नहीं है तो उसके बाद का जो इवन नंबर है वो 2 है। तो हम देखते हैं क्या कोई ऐसे मैट्रिसेस हैं हमारे पास जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। पॉली मैट्रिसेस बेशक देख लें,
सो लेट्स चेक, मैं क्विकली चेक कर दूंगा, सारे मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें लेट्स चेक द पॉली मैट्रिसेस। ये आपकी बात का जवाब है जी, जो कह रहे थे कि अल्फा किस किस्म के मैट्रिसेस हैं। आ गए ना इंटरनल स्पेस के मैट्रिसेस, पॉली मैट्रिसेस। देखें पॉली मैट्रिसेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। हमें यह बात पता है कि सिग्मा आई का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है। परफेक्टली फाइन, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अल्फा, अगर अल्फा आई जो है वो सिग्मा आई हो सकते हैं, ट्रेसलेस भी हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि आपको पता है ना सिग्मा जेड की 2 आइगन वैल्यू थी ना, प्लस और माइनस, तो इसका मतलब है ट्रेस इनका भी 0 था। तो एक बात यह है कि जी जो दीज आर आल्सो द ट्रेस ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। और हमें यह भी पता है कि सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आईज 2 टाइम्स डेल्टा आई जे, यह प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। पर हमें 4 मैट्रिसेस चाहिए ना। किसी अलजबरा के अंदर अगर वो अपना सेल्फ कंटेन्ड अलजबरा है तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा शामिल होता है। तो इसका मतलब है मेरे पास चौथा मैट्रिक्स, 3 तो मुझे मिल गए, देन दिस इंप्लाइज द 4th मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं कह रहा हूं कि बीटा आइडेंटिटी हो सकता है क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर 1 है। सो बीटा स्क्वायर कैन बी आइडेंटिटी, ठीक है, बीटा इज आइडेंटिटी रादर। ठीक है, कितने आराम से देखिए बन गए मैट्रिसेस। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि लेट्स से बीटा इज आइडेंटिटी। हाँ कोई सवाल? हाँ हाँ नहीं, वो तो अल्फा तो मैंने बना लिया ना कि सिग्माज हैं, अल्फा तो सिग्माज है ना, तभी तो अल्फा की सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है ना, अल्फा की तो ये सारी प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, अल्फा को मैंने कहा कि अल्फा आइज कैन बी सिग्मा आइज, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2। लेकिन मसला है बीटा अगर आइडेंटिटी होता ना तो बट प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये ट्रेसलेस नहीं है, क्योंकि हम तो कह चुके थे बीटा ट्रेसलेस है, क्यों, उसके भी आइगन वैल्यू +-1 है। दूसरा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, आई सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई आई दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि इन n इज इक्वल टू 2 हमारे पास कोई चौथा मैट्रिक्स नहीं है जो इस अलजबरा को क्लोज करे, पूरे अलजबरा की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलें कोई बात नहीं, खैर है, कोई खुद बना लेंगे, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना हमें डायमेंशन। मसला यहां पर यह बन रहा था कि जो भी बनाते ना चौथा, वो कोई ना कोई पॉली बनता ट्रेसलेस की वजह से। क्या बना सकते थे 1 - 1, वो तो z है, इधर जो मर्जी चूज करें ना आप उसे 2 का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का। तो कोई भी चौथा मैट्रिक्स बनाते तो आप उसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते थे इनका, तो वो मसला हल ना होता। इसका मतलब यह है कि दिस इंप्लाइज n is not equal to 2। ठीक है, सो हाउ अबाउट n is equal to 4। ठीक है, जब एक दफ़ा डायमेंशंस बढ़ जाएं तो बहुत कुछ बढ़ जाता है, बहुत आसानियां हो जाती हैं। तो हम एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की रिप्रेजेंटेशन में मैं सॉल्व करूंगा डिराक इक्वेशन को, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन मैं जो अभी चूज़ कर रहा हूं उसमें मैं अल्फ़ा को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करूंगा कि अल्फ़ा आई इज इक्वल टू, लेट्स डिफाइन अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 0 सिग्मा आई एंड 0। तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया, ये भी 2/2, ये भी 2/2, तो 4x4 का, बिल्कुल। तो दिस इज अ 4x, इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक मैट्रिक्स अब कहते हैं इसको। और बीटा किसके बराबर आएगा फिर,
आइडेंटिटी 0 0 माइनस आइडेंटिटी। अब आप देख लें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये। ट्रेसलेस है, दोनों ट्रेसलेस हैं। अल्फा आई बीटा जो पहले नहीं सेटिस्फाई हो रही थी ना, वो करके देख लेते हैं एक दफ़ा, जो प्रॉब्लमेटिक प्रॉपर्टी थी, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। तो बाकी फिर एक दफ़ा कर लेंगे इनको। अच्छा, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल है। मैं एक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। यूजुअली मेरे ख्याल इसको कहते हैं दिस इज़ नोन एज अ डिराक रिप्रेजेंटेशन, वरना कुछ और भी चूज़ किए जा सकते थे। सिग्मा आई 0 0 माइनस सिग्मा आई बीटा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। बिल्कुल आगे भी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा वो कम से कम हम फाइंड करेंगे। पहला मिनिमल डिमेंशंस फाइंड करेंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा। और हमें पता है हमारी स्पेस टाइम 4 डिमेंशनल है। हम आगे हाई डिमेंशन में जाएंगे तो हम इनको जनरलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो चलें इस प्रॉपर्टी को देखें ज़रा। लेट्स कैलकुलेट अल्फा आई बीटा। तो क्या बनेगी ये? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताइएगा ज़रा, मेरी ये फिजिक्स मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन बड़ी कमज़ोर है। दिस वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह मुझे आप ये कैलकुलेट करके दें बीटा अल्फा आई। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को दूसरे से, दूसरी रो को पहले से, दूसरी रो को दूसरे से। ठीक है ना? सही मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड करें। यही प्रॉपर्टी प्रॉब्लमेटिक थी। अब आप चाहें तो अल्फा आई का स्क्वायर खुद ही करके देख लें। एक मैट्रिक्स अपने साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी देगा, बेशक वो ऑफ डायगनली क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि उसके 2 एलिमेंट्स 0 है ना, ट्रेसलेस है, ऑफ डायगनल है, स्क्वायर करेंगे हमेशा 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनेगा। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब हमें अल्फाज मिल गए हैं, इसका मतलब हमें साइज भी मिल गए हैं ना। साई फिर क्या हो गए हैं? तो इसका मतलब है साई इज नथिंग बट दिस इज साई 1 साई 2। चूंकि सिग्मा में स्पिन्स हैं, है ना, तो साई को भी हम कहते हैं दिस इज नोन एज अ स्पिनर। मैं हमेशा इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि स्पिन 0 को हम कहते थे स्केलर, स्पिन 1 को हम कहते थे वेक्टर, स्पिन हाफ को हम कुछ नहीं कह सकते थे, पर लगाने की आदत हमें ओ आर और ई आ रही थी आगे, तो हमने इसके आगे भी स्पिन के आगे ओ आर लगा दिया, स्पिनर ही बना दिया। खैर कोई बात नहीं है। सो दिस इज नोन एज अ नॉट ओनली स्पिनर बट राइटफुली दिस इज नोन एज डिराक स्पिनर। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि डिराक ने जो अपना अलजबरा था क्यों खुद डेवलप किया था। उसे नहीं पता था कि अल्फ़ा बीटा, उसे नहीं पता, उसने जो हैमिल्टोनियन खुद डिफ़ाइन किया था, और उस हैमिल्टोनियन का उसने पूरे का पूरा अलजबरा दिया। और ये अलजबरा पूरा ये जो मैथमेटिक्स है इतना कंप्लीट है कि आप इसे किसी भी डिमेंशन में सॉल्व करना चाहें, यू कैन डू इट। खुद ब खुद क्लिफर्ड अलजबरा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ली अलजबरा आएगा, ली अलजबरा की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब वो ग्रुप थ्योरी में तो बस ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल? लेकिन एक मसला हल हुआ है हमारा। मैंने 3 मसले आपके सामने रखे थे। मैंने कहा था क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन दे, वो इसने दे दी थी। जिन अल्फ़ा बीटास को यूज़ करके दी थी, उन अल्फ़ा बीटास की फॉर्म हमने देख ली है। अब आप लोगों के सवाल का जवाब, अल्फ़ा और बीटा में कोई स्पेस टाइम मैट्रिक्स है? कोई स्पेस टाइम की क्वांटिटी है? स्पिन है ना, स्पिन तो इंटरनल है, पैदाइशी है किसी चीज़ की, इंटरनल क्वांटम नंबर है। तो इसलिए मैंने कहा था दे डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यही सवाल था कल। लेकिन एक मसला था ना, मैंने कहा था हमारी ख्वाहिश है कि प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई निकल आए। क्यों? उसे कोई गर्ज नहीं होगी पॉजिटिव है या नेगेटिव एनर्जी। बस अब मुझे उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है, लेकिन कोई बात नहीं। चूंकि ये मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होता, हमेशा डिराक कॉन्जुगेट होता है या हर्मिशन कॉन्जुगेट होता है। तो अगर मैं इसका डैगर लूँ ना, अच्छा, दीज ऑल साइज आर यू कैन राइट दम एज अ रियल नंबर, रियल क्वांटिटीज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यू कैन जस्ट राइट साई डैगर, लेकिन मैं इसको नहीं मान के चलूंगा। साई डैगर मैं लूंगा तो क्या होगा? ये होगा साई 1 स्टार, साई 2 स्टार, साई 3 स्टार एंड साई 4 स्टार। डैगर का मतलब ये होता है कि कॉन्जुगेट भी है और ट्रांसपोज भी है। तो हमने इसका कॉन्जुगेट भी लिया, हर एलिमेंट का स्टार ले लिया और साथ ही रो को कॉलम में बदल दिया। यानी ये 4/1 का मैट्रिक्स था अगर, तो ये 1/4 का। इसे क्या, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डिराक कॉन्जुगेट। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट स्पिनर। कॉन्जुगेट स्पिनर में हम बार लिखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी तक मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं अपनी डिराक इक्वेशन पे दोबारा से। वही कंटिन्यूटी इक्वेशन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे। आपको याद है इक्वेशन क्या थी? आयोटा h बार डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू h बार c ओवर आयोटा। जी कुछ कह रही थी? अच्छा चलें, मैं लिखता हूँ, चलिए, समेशन अपॉन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 अल्फा k डी बाई डी एक्स के साई प्लस बीटा एम सी स्क्वेर्ड साई। ये इक्वेशन थी ना। ये इक्वेशन एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ना। पर आप देखें कि अगर मैं साई डैगर साई को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा ना, क्योंकि देखें ना, साई किसका मैट्रिक्स है? साई मैट्रिक्स है 4/1 का। और अगर मैं इसको साई डैगर से मल्टीप्लाई करूं जो कि 1/4 का है, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा। कोई बात नहीं, ना भी बनता, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को साई डैगर से मल्टीप्लाई कर दूं फ्रॉम द लेफ्ट, यहां पर मैं अगर लिख दूं साई डैगर, यहां पर मैं लिखूं साई डैगर और यहां पर मैं लिखूं साई डैगर, तो मैंने क्या किया? मैंने साई डैगर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया ताकि मैट्रिक्स की इक्वेशन एक 1/1 एक इक्वेशन बन जाए, जो कि पहले 4 इक्वेशंस थी। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है अगर मैं इस इक्वेशन में साई डैगर को मल्टीप्लाई किए बगैर इसका कॉन्जुगेट लेता तो क्या होता? अब पता चलेगा, सोच के बताना है, तुक्का नहीं मारना, ठीक है। मैंने कहा जो डिराक इक्वेशन थी ना, आयोटा h बार डी बाई डी टी साई, इसका कंजुगेट ज़रा डैगर लेना है। खुद ब खुद देखेगा, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहाँ क्या चीज़ मल्टीप्लाई होनी है। साई डैगर भूल जाएं, फिलहाल लिखा हुआ है। इसका कंजुगेट लें तो क्या आएगा? माइनस आयोटा h बार डी साई डैगर ओवर डी टी, ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस h बार c ओवर आयोटा। शाबाश। समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर, क्योंकि 3 डिमेंशन में आप सॉल्व कर रहे थे, इसको फिलहाल भूल जाएं। हाँ, अब पता चलेगा ना। हैं? साई पहले आएगा, अल्फा बाद में आएगा, और डी बाई डी का क्या करूंगा मैं? हैं? आप बताएं ना, यही तो मैं पूछा रहा था, उसका क्या करूं? नहीं, डायरेक्शन नहीं चेंज करना। एग्जैक्टली, हम सिर्फ ये तो एक नंबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, डी बाई डी एक्स के, अगर आपकी मैं बात सही समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि ये बन जाएगा। और आपको पता है ना अल्फा के का डैगर किसके बराबर है? अल्फा के तो हर्मिशन थे ना। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। प्लस इसका बताएं ना, एम सी स्क्वेर्ड। हाँ, तो फिर ये मैंने गलत नहीं लिखा है? फिर ये मैंने गलत नहीं लिखा था, क्योंकि ये फिर मैंने गलत लिखा था।
ये सही लिखा था? ये गलत लिखा था ना। मैं इसीलिए लिखा था कि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि बीटा भी एक मैट्रिक्स था। तो मैंने सोचा जब यहाँ लिखूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या गलती है। तो ये नहीं भूलना बीटा भी मैट्रिक्स था, तो दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में साई और साई बीटा साई मैट्रिक्स की तरह ही मल्टीप्लाई होंगे। साई बीटा को जंप करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता। अच्छा, इसी को इनको क्या करूँ, दाईं तरफ साई से ज़रब ना दे दूँ मैं? हाँ, इसको इस पूरी को इनको इधर भी साई से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी साई से और इधर भी साई से। क्यों, देखें ज़रा, ये भी एक नंबर बन गया ना। अब सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। यह है खब आपको प्रॉब्लम है? क्या कह रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक लग तो सही रहा है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? लास्ट वाली क्वांटिटीज कट आउट हो जाएंगे। इसकी बड़ी खुशी है हमें, ये नहीं बचनी चाहिए थी। तो आ गया आयोटा एच बार साई डैगर डी बाई डी टी साई प्लस डी साई डैगर ओ डी बाई डी टी ऑफ साई डैगर इंटू साई। हाँ, दूसरी तरफ क्या आ गया? एच बार सी ओवर आयोटा, ये कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। समेशन भी कॉमन है, सम ओवर के इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक। चल यहाँ लिख दूंगा मैं क्वांटिटीज, कोई बात नहीं है। तो क्या आ गया ये? साई डैगर अल्फा के डी साई ओवर डी एक्स के प्लस डी बाई डी एक्स के साई डैगर जहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, ठीक है, जैसे आपने। अब आपकी बात मैं रद्द तो नहीं कर सकता, तो यहाँ मैं लिख दूँ आयोटा एच बार डी बाई डी टी। ये देख के बड़ी खुशी हुई है ना, साई डैगर साई। डैगर की हैसियत वही है जो स्टार की है ना, सिर्फ कॉन्जुगेट, हर सारे कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीप्लाई होंगे। दिस थिंग इज इक्वल टू एच बार सी ओवर आयोटा, जो आपने जिस तरह कहा मुझे कि मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेशक आप इसको एन डायमेंशन में जनरलाइज कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ, पार्शल बाय पार्शल एक्स के, ठीक है। बताइएगा मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू साई डैगर अल्फा के, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। कितनी खूबसूरत इक्वेशन आ गई है ना। इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, आयोटास ख़त्म कर देता हूँ, एच बार ख़त्म कर देता हूँ सारे, तो क्या बन गया? कंटिन्यूटी इक्वेशन बन गई, बिल्कुल सही है। सो आई कैन राइट डी रो बाई डी टी, कौन सा? ये वाला। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये और ये उसी तरह, ये टर्म लिखी हुई है, ये वही लिखी हुई है ना टर्म, प्लस ये दोनों उसी तरह और इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसलिए कहा ना अल्फा स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है ना, इसलिए आराम सुकून से डेरिवेटिव इधर उधर जा रहे हैं। प्लस प्लस डेल डॉट where rho is what? साई डैगर साई, हाँ, जे किसके बराबर? अब ये लिखना पड़ेगा, ये आयोटा इधर आ जाएगा, आयोटा स्क्वेयर्ड -1 हो जाएगा, सो जे में कोई आयोटा नहीं है। एच बार से एच बार कैंसिल हो जाएगा, कोई एच बार नहीं है। सो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू सी टाइम्स साई डैगर अल्फा वेक्टर साई। कमाल हो गया ना, है ना?
कोई मसला रह गया अब आपके पास जो पहले आपके एग्जिस्ट करता था? अभी तक नहीं लग रहा ना कि अभी तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बनी है ना। थोड़ा सा ना अपने आप को ज़रा कन्विंस करने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ लिखता हूँ ज़रा। सो दिस इज साई डैगर सी अल्फा वेक्टर। अच्छा ये छोटा सी है, बड़ा नहीं, बड़ा सी आगे किसी और चीज़ के लिए होगा। साई ऐसे लग रहा है ना जैसे ये कोई अजीबो गरीब सी वेलोसिटी है ना। सी अल्फा वेक्टर कोई अजीब सा वेलोसिटी टाइप बन रहा है ना। और ये बिल्कुल क्लासिकल वेलोसिटी की तरह की बनेगी। अब देखिएगा, मैं आऊँगा इस चीज़ पे थोड़ी देर में। लेकिन करंट है तो करंट में कोई चीज़ प्रोपेगेट कर रही है, कोई चीज़ मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, एंड दिस सी अल्फा सी अल्फा लुक्स एज अ वेलोसिटी वेक्टर। सी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, अल्फा वेक्टर साथ में वैसे ही आ रहा है। देखते हैं ज़रा इससे क्या बनता है। थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैंने सिर्फ ये देखना है कि रो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है। मुझे लग रहा है साइड अगर साई मॉड स्क्वायर्ड पॉजिटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ मैं और करना चाह रहा था जो अमूमन इग्नोर कर दी जाती है, जिसको डिस्कस नहीं किया जाता। कोई सवाल अगर यहाँ तक हो तो। लगता है दूसरा मसला भी हल हो रहा है ना, कि रो इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। मसला हल हो रहा है, लेकिन एक और बड़ा मसला आ भी रहा है, फिक्र न कीजिए। तो ये ज़रा इसका दोनों तरफ वॉल्यूम पे इंटेग्रल लें तो क्या बनेगा। सो डी बाई डी टी या पार्शल बाय पार्शल टी रो d3x प्लस डेल डॉट जे d3x इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तो आपको पता है कि इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डी बाई डी टी का और वॉल्यूम का। तो इसका मतलब है इसको आप बाहर भी निकाल सकते थे, चाहे टोटल डेरिवेटिव बना के निकाल लेते, पार्शियल बना के निकालते। मुझे उस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो आई कैन जस्ट राइट इट एज डजंट मैटर एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड। प्लस अच्छा मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, ये है 1/, लेंथ और ये है लेंथ का क्यूब। इसका मतलब है नेट आंसर जो होगा वो लेंथ का स्क्वायर होगा। अब वेक्टर है, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लेंथ का स्क्वायर एक ही सूरत में हो सकता है जब कोई चीज़ सरफेस क्लोज हुई हो। आप वॉल्यूम से निकल के एक डायमेंशन कम करके सरफेस पे आ गए हो, तो यू कैन राइट इट एज जे डॉट डी ए। आप इसको जो मर्जी नाम दें, डाइवर्जेंस थ्योरम कहें, ग्रीन्स थ्योरम कहें, लेकिन आइडिया यही है। क्लोज्ड वॉल्यूम था, एक डायमेंशन कम किया, आपने सरफेस पे चले गए, तो वो सरफेस अब आपके पास फ्रीडम है सिर्फ सरफेस पे फिरने की, और ये आपकी फ्रीडम को जाहिर कर रहा है दैट यू कैन जस्ट रन ऑन द सरफेस। क्लोज पाथ पे घूम सकते हैं, अंदर बाहर नहीं घुस सकते अब उसके, अब बस उसी सरफेस पे चलते रहेंगे। दिस इज नोन एज अ ग्रीन्स थ्योरम या ग्रीन्स मेरे ख्याल है, या डाइवर्जेंस, हाँ मेरे ख्याल है, लेकिन कहते यही हैं इसको ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, हाँ ग्रीन्स का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ये देखिए कि मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जे लोकली इनवेरिएंट नहीं होता, बिल्कुल मैंने आपको जिस तरह मिसाल दी थी कि आप किसी जगह से पानी खोलें तो पानी जो है वो जो उससे कम होगा वो दूसरी जगह पे होगा, तो लोकली इनवेरिएंस नहीं है। लेकिन अगर आप इस वॉल्यूम को पूरी कायनात बंद समझ लें तो एक जगह से जो चीज़ निकली है कहीं दूसरी जगह पे वो मिल रही है, तो इसका मतलब है अगर मैं आर को इन्फिनिट मान लूँ, बहुत बड़ा मान लूँ, तो जे 0 हो जाएगा एट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा तो कहाँ निकलेगा कुछ। तो इसका मतलब है एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जे अप्रोचेस टू 0 इन दैट एरिया। हाँ, तो लोकली मैं नहीं कह सकता कि ये होगा, लेकिन ग्लोबली होगा। उस सूरत में अगर आप देखें तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ रो d3x इज इक्वल टू 0। कमाल हो गया। तो इसका मतलब रो d3x इज कांस्टेंट, सो रो इज पॉजिटिव डेफिनेट। ये भी एक तरीका है देखने का, जैसे मर्जी आपको आसान लगता है देख लीजिए। ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आप बहुत डिटेल से देखेंगे, मैं इतना टाइम नहीं, सिर्फ ये बात याद रखिए एरिया गोज एज आर स्क्वेयर्ड। अब ये इंटेग्रल है तो राइट साइड पे 0 इन्फिनिट हो नहीं सकता था ना, एक ही सूरत में 0 हो सकता था जब 0 से ज़रब खाता। 0 से ज़रब कौन सी चीज़ खा सकती थी, यही 0 हो सकता था।
मैथमेटिकली यू कैन कन्विंस इट लाइक दिस, एरिया गोज एज आर स्क्वेयर्ड। इसका मतलब अगर आर इन्फिनिट होता तो ये इन्फिनिट को अप्रोच करता, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो जीरो है और ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता था, इसका मतलब जे को जीरो होना था। तो दिस इज दिस शोज दैट साई रो विच इज साई डैगर साई इज पॉजिटिव। जी एग्जैक्टली कहीं से नहीं जाएगा ना, वहीं रहेगा जहां पे पड़ा हुआ है। चार्ज ले आयो आप बीच में, मैं चार्ज नहीं लाया था, नंबर ऑफ मैं पार्टिकल्स का फ्लो लाया हूं, ठीक है ना, सही कह रहे हो। शायद हम चार्ज समझ के पढ़ते तो मसले हल हो जाते क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के भी, लेकिन ठीक है, बस इसका मतलब है साई डैगर साई पॉजिटिव डेफिनेट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर कोई अपनी चीज के साथ ही ज़रब खाता है तो जो जवाब आता है वो पॉजिटिव है। क्या आएगा? साई 1 मॉड स्क्वायर प्लस साई 2 मॉड स्क्वायर प्लस साई 3 मॉड स्क्वायर प्लस साई 4 मॉड स्क्वायर। मॉड स्क्वायर जो है लेंथ किसी भी वेक्टर के हिल्बर्ट स्पेस में वो पॉजिटिव है, तो जब पूरे पे इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट हो गया। दूसरा मसला भी हल हो गया है ना, तो डिराक इक्वेशन के दो मसले आपके हल कर दिए। तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि जी ये कोवेरियंस अपनी फॉर्म एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ले जाएं, रिलेटिविस्टिकली मूव करते हुए भी ले जाएं, तो वो तब्दीली होगी, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे। लेकिन अभी तक जो मसले क्लाइन गॉर्डन के नज़र है, थोड़ा सा अपने आप को ना यहाँ पॉज दीजिए और कन्विंस कीजिए इस बात पे कि बिल्कुल आपने फाइंड कर दी एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जब सेकंड ऑर्डर किया था तो क्लाइन गॉर्डन आ गई थी। एनर्जी की अभी भी दो वैल्यूज थी, पॉजिटिव डेफिनेट, लेकिन जो मर्जी वैल्यू पुट करता साई डैगर साई जो था वो हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट था। यही मसले वहाँ आ रहे थे ना, लेकिन कॉस्ट क्या पे करना पड़ी आपको? यू हैव टू राइट अ मैट्रिक्स इक्वेशन, और उस मैट्रिक्स इक्वेशन की हर एलिमेंट, हर साई जो है वो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसीलिए कहते हैं स्केलर इज नाउ द सबसेट ऑफ दिस स्पिनर। दो स्पिनर को जोड़ के आप एक स्केलर बना सकते हैं, वेक्टर भी बना सकते हैं, बिल्कुल, दो स्पिन हाफ को ऐड करके। ठीक है, कोई सवाल यहां तक हो तो प्लीज। सर यहाँ पर अब जो करंट डेंसिटी है वो साई को कॉम्प्लेक्स रहने पर मजबूर नहीं कर रहा। साई कॉम्प्लेक्स है ना, अगर नहीं होगा तो ये ज़रा भी नहीं खा सकेंगे। ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। नहीं साई को कॉम्प्लेक्स तो होना है। ये पीछे लोगों ने कोशिश भी की थी, सारी क्वांटम मैकेनिक्स रिफॉर्मुलेट करते हैं वो यार कॉम्प्लेक्स नंबर से, लेकिन नहीं उसको हाँ, लगे रहे, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, स्टैंडिंग वेव बनाते रहे। स्टैंडिंग वेव बनाते रहेंगे ना। हाँ, कि सही कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि बॉक्स में जब आप रखते हैं तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उसे लिखते हैं, लेकिन मसला है कि बनती सारी स्टेशनरी स्टेट्स ही। जब श्रोडिंगर ने शुरू में किया था तो वो जो फ्रीक्वेंसी स्वैप होती है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल की पावर में जी। हाँ, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं ये बात में जो भी कर रहा हूँ ये चूँकि आपसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जब आप बात में रिसर्च में आएंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स को दो तरीक़ों से किया जाता है। एक तरीका है हैमिल्टोनियन का जो श्रोडिंगर वे ऑफ डूइंग है, एक है फाइनमैन डिराक का जो पाथ इंटीग्रल है। पाथ इंटीग्रल में आप हैमिल्टोनियन की बात नहीं करते, लैग्रांजियन की बात करते हैं, और आप लिखते हैं ई टू द पावर आयोटा एक्शन एस। लेकिन मसला ये होता है कि ये हाईली ऑसिलेटिंग हो जाता है, तो फिर आप एक ऐसे तरीके से टाइम को रोटेट करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बन जाए। तो एग्जैक्टली तो आप एक रियल टाइम से इमेजिनरी टाइम में चले जाते हैं, उसे कहते हैं विक रोटेटिंग टाइम। टी गोज टू आयोटा टी, क्यों? ताकि ई टू द पावर आयोटा एस गोज टू ई टू द पावर माइनस एस, so that it instead of highly oscillating it goes to zero at जी एग्जैक्टली हम बड़े समझदार हैं। पार्टीशन फंक्शन में माइनस बीटा एच आता है ना। नहीं डिफाइंड है रिगुलस। Lagrangian is first algorithm equation, so anything written in the form of that. नहीं, वो रीनॉर्मलाइजेशन तो यहाँ, रीनॉर्मलाइजेशन तो प्रॉब्लम है इंटरेक्शंस का।
जब जब कोई छेड़छाड़ होती है तो बैरूनी होती है, जो बैरूनी छेड़छाड़ होती है तो सिस्टम के इंटरनल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, तो वो उससे करें या इससे करें, यू हैव टू रिमूव द डाइवर्जेंसेस एंड इन पाथ इंटीग्रल देयर आर बेटर वेज टू डू इट। उसका फायदा यही है कि वो लॉरेंस को वेव, हाँ, उसका ये फ़ायदा यही है। लेकिन यह है कि मैं सोच रहा हूँ कभी किसी समर में पूरी फील्ड थ्योरी का कोर्स जो है ना वो पाथ इंटीग्रल से भी पढ़ाऊँ, पर हिम्मत नहीं होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कैनोनिकल क्वांटाइजेशन ज़्यादा इंट्यूटिव लगती है, क्योंकि उसमें आप वही एक्सपी के कम्यूटेशन यूज़ कर रहे होते हैं हर जगह पे। एक बंदा है जो भी पढ़ाए बहुत अच्छी पढ़ाएगा, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पाथ इंटीग्रल से परवेज साहब सर से कहें कि वो पाथ इंटीग्रल से फील्ड थ्योरी पढ़ाएं, वो QCD सब कुछ, वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं इंस्टेंटांस पे। हाँ वो उसमें पाथ इंटीग्रल पे वो 8 लेक्चर्स थे ना, तो लेकिन वो पूरा कोर्स है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सूनर, वेरी सून। ये इसकी नहीं, किसी और चीज़ की। और कोई सवाल चले आपका? अब यहाँ तक तो आप काफ़ी कुछ पढ़ लिया, आप तो कोई सवाल पूछ लें। ऑनलाइन हो जाएगा फिर तो मुर्दों वाले काम होने हैं, फिर तो फातिहा की तरह पढ़ के आ जाएंगे हम, ना जवाब आएगा ना कुछ है। वैसे तो आज से ही था, लेकिन चलें खैर। नहीं नहीं नहीं, मैं पेट्रोल पे थोड़ा चलता हूँ। अच्छा देखें, थोड़ा सा हम मसला है कि हम बहुत आगे की चीज़ें जाके कर रहे हैं। ये देखना अगर वापस पीछे की तरफ जाएं तो क्या बनता है ना, कि अगर हम रिलेटिविस्टिक से नॉन रिलेटिविस्टिक में जाएं तो क्या बनता है। यानी जितनी हमने थ्योरी की है ये नॉन रिलेटिविस्टिक में किस चीज़ को करस्पॉन्ड करती है। तो लेट्स कैलकुलेट द नॉन रिलेटिविस्टिक। लेट्स टेक द नॉन रिलेटिविस्टिक करस्पॉन्डेंस। बिल्कुल उस तरह जिस तरह बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल आपने किया था, आपने कहा था अगर आप करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल यूज करें तो क्वांटम मैकेनिकल के रिजल्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स in नाइवली लैंग्वेज सम सुपीरियर रिजल्ट सम इन्फीरियर रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ी टेक्निकल चीज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ आती है। तो इसमें वो क्वांटम मैकेनिक्स जो वहाँ पर आप बड़ी इंपॉर्टेंट मान के चल रहे थे, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को जब नॉन रिलेटिविस्टिक बनाएं तो वही चीज़ आपके पास बननी चाहिए। मैं सबसे आसान काम करूँगा, मैं ये लिखूँगा कि मुझे पता है कि मैं कहूँगा लेट्स कंसिडर अ फ्री, सबसे आसान काम करते हैं। सो लेट्स कंसिडर a free electron. ठीक है, और ऐसा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जो रेस्ट पे है ताकि और आसान हो जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन एट, अच्छा बियॉर्कन एंड ड्रेल इसके लिए एक लफ्ज लिखता है एंड काउंट नंबर एंड लेट्स काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट। तो खैर है कोई बात, एक इलेक्ट्रॉन है वो भी रेस्ट पे, कोई बात नहीं, छोड़ें टेक्निकल लैंग्वेज को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या बनेगी कोइन आपकी डिरा की कोइन क्या थी आपको याद है? आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू एच बार नहीं सी टाइम्स एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वेर्ड साई। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा ये तो सिफर होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज इज डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच बार एम सी स्क्वेर्ड बीटा साई। अब आपको पता है बीटा में 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हैं, 2 नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं। अगर पहली आइगन वैल्यू चूज करेंगे तो 1 0 0 0, क्यों बीटा ये है ना।
1 0 0 0 0 1 0 0। इसका मतलब है बीटा के दो सॉल्यूशंस होंगे जो पॉजिटिव वाले होंगे और दो सॉल्यूशंस होंगे जो, अच्छा अगर मैं बीटा का पॉजिटिव पुट करूंगा तो मुझे, मेरा गैस ये है कि ये हो जाएगा ना साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वेयर ओवर एच बार इंटू टी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो देखें जरा क्या आएगा टाइम के हिसाब से, यही चीज उतरेगी ना। और बीटा क्या है, मैंने बीटा के लिए 1 लिया हुआ था ना पहली वैल्यू, तो पहले मैं इसको लिखता हूं 1 टाइम्स 1 0 0 0। तो देखें पहला सॉल्यूशन मैंने लिख लिया ना, क्यों, पहली वैल्यू के लिए। दूसरी के लिए कौन लिखवाएगा, शाबाश, दिस इज फॉर बीटा की प्लस वैल्यू के लिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, कौन लिखवाएगा, बाहर तो यही आएगा ना, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। साई 3 लिखवाइए, कौन लिखवाएगा साई 3। यहां माइनस की बजाय अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं, माइनस तो आप बाहर निकाल चुके थे ना। साई 4 क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऊपर लिखें नीचे लिखें, साई 1 साई 2 डजंट मैटर। साई 4 क्या हो जाएगा, ओ टी लिखना भूल रहा हूं यार मैं हर जगह। वैसे बड़ा कमाल हो गया है ना। आपको पता है ना एनर्जी किसके बराबर होती है, हैं? रेस्ट मास एनर्जी किसके बराबर होती है। इसका मतलब है दो सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव एनर्जी के हैं, दो सॉल्यूशन है जो नेगेटिव एनर्जी के। आ गए ना चारों के चारों सॉल्यूशंस, कुछ आपने लूज नहीं किया जनरलिटी में, चारों सॉल्यूशंस आ गए। और ख़ास बात क्या हुई आप अगर देखें तो, आप एक चीज़ ज़रा देखें, साई को ऐसे भी लिख सकते हैं, साई 1 इज इक्वल टू सॉरी पढ़ा हुआ ना, काई 1 क्या होता है, स्पिन अप को रिप्रेजेंट करता था ना। सिमिलरली काई 2 क्या होता है, और इसको हम ये भी लिखते हैं काई डाउन। इसका मतलब है दो सॉल्यूशंस हैं जो स्पिन अप हैं, दो सॉल्यूशंस हैं जो स्पिन डाउन हैं। दो अप में एक पॉजिटिव एनर्जी का है, एक नेगेटिव एनर्जी का है, दो स्पिन डाउन में भी एक पॉजिटिव एनर्जी का और एक नेगेटिव का। रिलेट हो गया ना नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से। ये किसका आइगन फंक्शन है, सिग्मा जेड का। अगर जेड एक्सिस में, अगर जेड एक्सिस को 1 0 0 -1 डिफाइन कर ले, वरना जैसे मर्जी करेंगे ये बन जाएंगे, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं ना तो टी के साथ एक माइनस लगा सकता हूँ। इसका मतलब हमें समझ आ रही है कि एक नेगेटिव एनर्जी की चीज़ अगर इधर जा रही है तो एक नेगेटिव एनर्जी की चीज़ उछल के उधर भी जा रही है ना, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना हर जगह पे। तो हम आएंगे इसके ऊपर भी। दिस इज द एलिगेंस ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। सवाल, अब आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि मैथमेटिक्स इतना पावरफुल सब्जेक्ट क्यों है, क्यों मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इससे आप प्ले करके जो मर्जी करते रहें। अगर आपने अच्छा फिजिसिस्ट बनना है तो आपको अच्छा मैथमेटिशियन होना पड़ेगा, वरना नीम हकीम ख़तरा जान होंगे। तो क्या तय पाया जी कि नॉन रिलेटिविस्टिक सॉल्यूशंस के अंदर दो पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं एनर्जी के, दो नेगेटिव्स हैं। वी हैव अ पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन स्पिन अप एंड वी हैव अ नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन स्पिन अप एंड वाइस वर्सा। चलो गुड, कोई सवाल यहाँ तक?
क्यों भाई, किसी का कोई सवाल हो? नहीं? मेजरमेंट बताइए किस चीज़ को देख रहे हैं आप? बगैर मेजरमेंट के कुछ नहीं हो सकता। हमने वो पूछी थी आपसे सर वो बात कि है पॉजिटिव एनर्जी भी है नेगेटिव एनर्जी भी है, तो फिर कौन सी वाली हम कंसीडर करेंगे? क्योंकि ड्रा तो सारी चीजें सारी बता रहे हैं ना। हाँ, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग एक नेचुरल सा क्वेश्चन है कि भाई हम कौन सी एनर्जी की बात करेंगे। अगर आप रिलेटिविस्टिक डोमेन में हैं, आप नेगेटिव एनर्जीज को इग्नोर ही नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज आपकी फिजिक्स गलत होगी। तो मैंने कई दफ़ा अपने पहले फील्ड थ्योरी के लेक्चर्स में भी जिक्र किया था, इसका मैं दोबारा कर देता हूँ। सिडनी कोलमैन ने अपनी किताब के शुरू में लिखा है कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द रिलेटिविस्टिक डोमेन और आपके सॉल्यूशंस नेगेटिव एनर्जी को इग्नोर करके ठीक आते हैं, तो ये तुक्का तो हो सकता है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है ना। वो साहब वो स्नूकर में नहीं कहते थे, फ्लूक करे मारे ज़ोर से कहीं ना कहीं बॉल चली जाएगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप स्नूकर के प्लेयर, वो तुक्का लग गया ना एक दफ़ा, तो तुक्का तो हो सकता है, रियलिटी नहीं होगी वो। तो इसका मतलब है हम इस कोर्स में देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ आगे कि आगे हम बहुत आगे जाके क्या करेंगे। हम ये देखेंगे कि बहुत इंटेंस फील्ड के अंदर अगर हम जो क्वांटम मैकेनिक्स में आप कैलकुलेट करते थे कि एक पार्टिकल आए, वो किसी पोटेंशियल से गुजरे, तो उसमें जितना ट्रांसमिट होगा, जितना रिफ्लेक्ट होगा, अगर दोनों को ऐड करें तो वो इंसिडेंट के बराबर होगा या टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। लेकिन हम ये नहीं करते कि अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यू हो, अगर इंटेंस पोटेंशियल हो, तो हम देखेंगे ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्शन जो है वो बड़ी ज़्यादा 1 से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हुआ, कहाँ से आए पार्टिकल। हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिविटी जो है, जो रिफ्लेक्ट होने वालों की तादाद है वो ज़्यादा हो गई है। तो हम कहेंगे जो रिफ्लेक्ट होने वालों की तादाद ज़्यादा लग रही है आपको, एक्चुअली वजह है कि वेरी इंटेंस फील्ड के अंदर वैक्यूम में जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा हुए, पार्टिकल एक तरफ चल पड़ा, एंटी पार्टिकल दूसरी तरफ चल पड़ा, तो वो ऐड हो रहा है रिफ्लेक्शन के कोएफिशिएंट में। अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट आउट कर दें, देन यू कैन T + R = 1। इस पे हम पूरे 2-3 लेक्चर सर्व करेंगे, तो ये बड़ी चीज़ें निकलेंगी इसमें से। चल, कोई सवाल हो और तो बता दें जल्दी से, नहीं है? गुड। अच्छा भाई, आप सब ने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि देखें, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम ये कहते थे कि अगर एक पार्टिकल को आप, एक चार्ज पार्टिकल जो पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है जिस तरह, अगर आप उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन में तब्दीली आ जाती है। लेकिन वो एक मिनिमल सी इंटरेक्शन लेके हम चल रहे होते हैं वहाँ पर। मिनिमल सी इंटरेक्शन लेके क्या चल रहे होते हैं कि ओवरऑल बहुत कुछ नहीं बदलेगा, सॉल्यूशंस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन ऐसी चेंजेस नहीं आएंगी कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 वाला रिलेशन ही होल्ड ना करें। तो वी कंसिडर दैम द मिनिमल इंटरेक्शन। और प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, किसी को याद है वो क्या होता है? आप कहते हैं पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसमें तब्दीली आती है, और जो आप कहते हैं ना को जो P होता है वो चला जाता है P - E/c × A। पढ़ा हुआ है ना आपने ये? दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन। अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज इग्नोर कर देते तो P ही रहता, इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल्स में कोई मिनिमल इंटरेक्शंस नहीं होती थी। दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन। तो आप क्या करते थे, आप जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती थी IOTA/H/d/dt, अगर फ्री पार्टिकल के लिए करते तो हो जाती, वो एक्चुअली ये होती थी ना P²/2m psi। इसी को जब आप लिखते थे मिनिमल इंटरेक्शन से तो आप ये करते थे IOTA/d/dt = P - E/c A²/2m। इसको आप सॉल्व करते थे, खेलते रहते थे, रंग बिरंगी पोटेंशियल लेते थे, लैंडाउ लेवल्स बन जाते थे। हम कहते थे वो क्वांटाइज्ड ही है पार्टिकल, लेकिन अब ये है कि वो चढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ एक ना एक, उसके साथ स्पाइरल टाइप में। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेशंस कर सकते थे पूरी की पूरी लैंडाउ लेवल की। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन, वेयर यू कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ पॉइंट चार्ज।
यही प्रिंसिपल मैं इन्वोक करना चाहूँगा डिराक इक्वेशन में, लेकिन मुझे ये बात पता है, ये कभी नहीं सुना, यह सुना है कभी कभी नहीं सुनी ये चीज़? नहीं नहीं, ये ना कहें, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स भी ज़रूर सुनी होगी, ये वहाँ भी नहीं सुनी। नहीं सुनी तो बता दें, नहीं सुनी। मैथमेटिकली कन्विंस कर सकता हूँ, फिजिक्स में कन्विंस करने का टाइम नहीं है इतना। मैथमेटिकली इस तरह कन्विंस कर सकता हूँ कि हमें पता है कि पार्टिकल के पास हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल्स होते हैं। या तो हम स्केलर पोटेंशियल रखते हैं। स्केलर पोटेंशियल की खूबी क्या होती है? स्केलर पोटेंशियल की खूबी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है अगर मैं स्केलर पोटेंशियल का डाइवर्जेंस लूँ तो। बिल्कुल, इसके बाद मैं टाइम की बात नहीं कर रहा। और मुझे पता है एक और भी चीज़ होती है, क्योंकि फिजिक्स में तो ई और बी है ना, फाई तो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है ना, जो कई फाई हो सकते हैं जो एक ई दे सकते हैं। तो अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ जवाब देती हैं तो इसका मतलब वो यूनिक नहीं है, अगर यूनिक नहीं है तो वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। इसीलिए बी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। वंस अगेन ए इज़ नॉट यूनिक, कई ए हो सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ए की जगह ये पुट करते, इफ़ ए गोज टू ए प्राइम विच इज इक्वल टू ए प्लस लेट्स से डेल्टा कोई लैम्डा कर लेते हैं। क्यों मैंने कहा कि चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर में वेक्टर ही ऐड हो सकती हैं। अगर आप इसको यहां पुट करें तो आपको पता है डेल क्रॉस डेल लैम्डा इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है ए इज नॉट यूनिक। सिमिलरली फाई के साथ भी आप ये कर सकते हैं, फाई को भी कुछ और लिख सकते हैं ना, फाई को भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, इस तरह फाई को शिफ्ट कर सकते हैं कि अब उसका कर्ल डाइवर्जेंस ले तो जवाब 0 आए। ठीक, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं, ई और बी फिजिकल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चार्ज जो है वो इससे भी इंटरेक्ट कर सकता है और इससे भी इंटरेक्ट कर सकता है। वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होता है, स्केलर में स्केलर ही ऐड होता है। क्योंकि वेक्टर इस इक्वेशन में सिर्फ मोमेंटम है तो मोमेंटम में वेक्टर ही ऐड होगा। ई बाई सी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो डायमेंशनली ये बराबर बन जाता है। ई ए बाई सी के डायमेंशंस वही बनते हैं जो मोमेंटम के डायमेंशंस हैं। तो इसलिए मोमेंटम में मोमेंटम वाले वेक्टर ऐड हो गया और स्केलर में टाइम वाले में स्केलर ऐड हो जाएगा। मैं अभी इसको लिखूंगा बड़ी डिटेल से। तो ये तो है इसका मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट। ये वाली गेज ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ है। बिल्कुल, तो अब बहुत मुश्किल नाम ना लेना। ठीक है जी। ऐसे प्रिंसिपल को जिसमें पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें और मोमेंटम इस तरह बदल जाए, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इंटरेक्शन। तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन जो आप पहले सॉल्व कर रहे थे उसमें हर जगह पी को पी माइनस ई ओवर सी ए रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ का यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो उन्होंने पढ़ी हुई थी ये चीज़ या नहीं? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन ना करें। क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी। हाँ, वर्ण जहाँ जहाँ पे एटम फील्ड इंटरेक्शन है वहाँ तो इसके बगैर गुजारे कोई नहीं। सेमेस्टर ख़त्म हो गया था। हाँ, बस एंड पे लगेगा ज़िंदगी बड़ी छोटी थी, है ना। टाइम बड़ी रिलेटिव चीज़ है ना। खुशी जल्दी गुजर जाती है, गम गुजरते ही नहीं है ना। क्या ख्याल है? तो ये आप छोटी बड़ी चीज़ें जब डिफाइन करते हैं डिपेंड्स करता है रिलेटिव क्या है आपका। लेकिन हम सेमेस्टर बेशक छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के छोड़ेंगे। हमारे पास है ना ये गैजेट एक। अच्छा भाई चलें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी हम तो ये बात मान चुके हैं कि मैं थोड़ा सा लिखूँगा फिर ख़त्म कर दूँगा ये। इसको कैलकुलेट अगले 2 लेक्चर्स में करेंगे। मैं लिख के फिर आपको चलें पहले बता देता हूँ। देखिए अब तो हमने डिराक इक्वेशन से वो मसले तो हल कर लिए ना जो थे। इसका मतलब ये है कि
अब डिराक की कोई थ्योरी उस वक्त बनती है जब वो कोई ऐसी प्रेडिक्शंस देती है, नॉन चीज़ तो हमारे सामने है ना। जब केपलर ने लॉज लिखे थे तो ऑब्जर्वेशनल डेटा तो ब्राह का था ना हमारे पास, उन्हीं से हमने एम्पिरिकल लॉज लिखे, लेकिन उसकी जो प्रेडिक्शन थी उसके बाद ही तो वो हमें पता चला कि ये लॉज ठीक हैं ये वाले। इसका मतलब है ये डिराक की कोई ने वो मसले तो हल कर दिए जो हमारे पास क्लाइन गॉर्डन के थे, लेकिन इसको एक्सेप्टेबल बनने के लिए कुछ नया भी तो बताना चाहिए ना। नई चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या थी? वो थी लांदे जी फैक्टर। आपको पता है ना लांदे जी फैक्टर, सुना हुआ? जी इज इक्वल टू 2 जो था जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपने कहा था कि जब हम स्टर्न-जेरलाक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, उसमें जवाब ठीक आता है अप टू अ फैक्टर ऑफ 2। तो आप कहते थे चूँकि वो फैक्टर ऑफ 2 इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। तो देयर इज एन एवरेज पॉसिबिलिटी, तो हमें एक फैक्टर ऑफ 2 साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता था बाय हैंड, ठीक है ना। स्टर्न-जेरलाक एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन जो होती थी इलेक्ट्रॉन की। अब वही चीज़ हम यहाँ पे अगर करेंगे, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करें हम, डिराक इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करें रादर, तो अगर जी फैक्टर 2 निकल आए तो कमाल हो जाएगा ना। नेचुरली कमाल होगा ये वाला कि जी इज इक्वल टू 2 है। तो अब मैं इस तरफ थोड़ी सी कोशिश करूंगा। ये बजाते खुद सिग्निफिकेंट कोर्स का हिस्सा बन जाता है कि डिराक इक्वेशन से आप लांदे जी फैक्टर को 2 निकाल के दिखाऊंगा आपको। अब मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। क्विकली एक चीज़ कर देता हूं। मैंने आपको कहा था कि हम स्पेस टाइम को जुदा नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें एक 4 पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा ए म्यू, जिसका एक तो स्केलर कंपोनेंट होगा और 3 जो है वो बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक्स म्यू का एक स्पेस कंपोनेंट था, टाइम कंपोनेंट था x0, और 3 जो थे वो वेक्टर कंपोनेंट थे। बिल्कुल उस तरह ए म्यू के भी 4 कंपोनेंट है, एक स्केलर कंपोनेंट है स्केलर पोटेंशियल, और 3 जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे कोई बता सकते हैं जो मैंने P लिखा था ये क्या था? अगर मैं लिखूं कि जी P म्यू गोज टू, लेट से इस तरह का मैं लिख लेता हूं, P म्यू इज इक्वल टू P म्यू माइनस E बाई सी ए म्यू। तो जरा देखें P0 क्या बनता है। हाँ P0, अच्छा P म्यू आपको पता है क्या है? नहीं, हाँ P म्यू आपको पता है ना क्या है? पता है ना आपको? इसका मतलब P0 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? जी, चलिए यहाँ प्लस लिख लेते हैं ताकि मसला हल हो जाए। P0 क्या था? आयोटा एच बार डी बाई डी टी, और P वेक्टर क्या बनता था यहाँ से? माइनस आयोटा एच बार डेल वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कंट्रा जब कोवेरिएंट होता था तो माइनस साइन आता था, जब कंट्रावेरिएंट होता तो पॉजिटिव, या वाइस वर्सा, जो भी मैं, मुझे अब याद नहीं है कि क्या याद है नहीं बात आपको। तो ये इसका मतलब है इसमें दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं ना। तो चलें आप मुझे फिर लिख के दिखाएं फिर क्या आएगा। P म्यू जो है लिख के दिखाएं फिर क्या होगा। P म्यू में P0 जब लिखूंगा तो क्या आएगा? P0 लिखूंगा तो आयोटा एच बार डी बाई डी टी और जब मैं ये लिखूंगा P वेक्टर तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस आयोटा एच बार डेल वेक्टर माइनस ए बाई सी ए वेक्टर, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि मुझे गुल रहमान साहब ने कहा था ना कि वो उन्हें सीटें सीधी करने में टाइम लग जाता है फिर। तो अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मैं इस P को डालूंगा डिराक इक्वेशन, और डिराक इक्वेशन बन जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैं उसे नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन में सॉल्व करूंगा और साबित कर दूंगा कि L प्लस एस नहीं आता बल्कि L प्लस 2s आता है, वे 2 इज अ क्या कह रहे हो? ओ कुछ गलत लिख दिया मैंने।
आप ठीक लिखें। नहीं नहीं, मैंने इससे लिख दिया ना P0, अब X0 CT कर दिया ना, वो E/C बाद में डिफाइन होता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में कर लेंगे इसको। तो मैं करूँगा ये अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में मैं साबित करूँगा कि C अल्फ़ा क्लासिकल वेलोसिटी है। पहली चीज़ ये साबित करूँगा। दूसरी चीज़ ये साबित करूँगा कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो क्या अगर ये C अल्फ़ा वेलोसिटी है तो क्या कोई ऐसा मोमेंटम है जिसका मैं डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास लॉरेंट्ज फोर्स लॉ बने, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो मैं बनाऊंगा कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी रिट्रीव हो रही है आपके पास। तो ये मैं अगले लेक्चर में आप करूँगा। ठीक है, कोई सवाल हो तो फिर आप मुझसे आके पूछ सकते हैं।